हेलो प्रद्युमन सर। हेलो। जैसे कि आप हम सभी के फेवरेट टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस को लेके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का तरीका, सिलेबस को बिल्कुल टाइम से कंप्लीट कराने का तरीका और लास्ट में जैसे आप हमारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराते हैं, उससे हमारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर होता है। यहाँ आने से पहले मैंने अपनी फॉलोअर्स को बोला कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से आप मुझे बता दीजिए। तो मुझे जो क्वेश्चंस आए हैं हम आपसे वो पूछेंगे। एक क्वेश्चन है कि जैसा हम देख रहे हैं एवरी ईयर एनटीए कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज कर रहा है एग्जाम का, तो स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं कि उस चीज़ को वो कैसे टैकल करें। मैम इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर हम बेसिकली क्या होता है ना, एग्जामिनर भी अपना थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहता है कि मैं भी कुछ हूँ, ओके। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करना चाहता है आपको कि दो चार नए क्वेश्चन कभी 10 नए क्वेश्चन कभी, तो वो आपको डाइवर्ट कराता है कि अगर जो स्टूडेंट उससे डाइवर्ट हो गया वो उसकी तैयारी में लग जाएगा जो कोर पार्ट है। अगर हम किसी भी पेपर को देखें, भले वो पेपर इजी आ रहा है या फिर टफ आ रहा है, देयर विल ऑलवेज बी अराउंड आउट ऑफ 100 देयर विल बी 80 to 85 क्वेश्चन जो कि जेनरिक सिलेबस से ही आते हैं एज पर द स्टैंडर्ड सिलेबस, ओके। और या फिर जो लेटेस्ट पैटर्न है पेपर का, ठीक है। अगर मान लीजिए वो क्रोनोलॉजी पूछना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बैक टू बैक क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं एक पैटर्न पे, शिफ्ट करेंगे तो वो 4 5 6 7 10 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। अब स्टूडेंट को ये डिसाइड करना है, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल क्रिकेट का देता हूँ स्टूडेंट्स को क्लास में, कि अगर एक बॉलर 6 बॉल डाल रहा है तो एक बाउंसर डाल सकता है वो। तो आपको भी समझना है कि वो 100 क्वेश्चन में 5 से 6 बाउंसर्स आपको मारेंगे, आप डक कीजिए। हर बॉल पे आप सोचोगे नहीं सब पे मुझे छक्का मार देना है, तो फिर आप फेल होके आ जाओगे एंड यू विल वेस्ट योर अटेम्प्ट ऑल्सो, ओके। सो स्मार्टली प्ले करना है कि जो स्टैंडर्ड पार्ट है सिलेबस का उसको हम स्ट्रॉन्ग करें। जो लेटेस्ट पीवाईक्यू ट्रेंड है, दो चार क्वेश्चन उन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया, अगर उसके पीछे आप भागेंगे, अगर इजीली कवर हो रहा है दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर कोई ऐसी रैंडम चीज, जैसे मैं एग्जांपल दूं पॉलिटिकल साइंस में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देयर आर 55 चीफ जस्टिस, कैसे याद कर सकता है कोई? उसमें भी रैंडमली बीच में से आप नाम पूछ रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। मत परेशान हो, वहां आप एनर्जी वेस्ट करोगे उससे अच्छा जहां से स्टैटिक पार्ट है कि ये क्वेश्चन आना है, उसकी आप मेहनत करो, आपको रिजल्ट देगा। तो प्लीज जो ये रैंडम क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस, उसको लेके बहुत पैनिक नहीं करना है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके कि जो स्टैंडर्ड पार्ट है, जो पीवाईक्यू ट्रेंड है, दोनों चीजों को रखिए, सिलेबस को अच्छे से और विद द लेटेस्ट पीवाईक्यू ट्रेंड। उनको कुछ नई चीजें आ रही हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बट उसके पीछे इतना मत भागो कि स्टैंडर्ड को छूट जाए, ठीक है। बस इस चीज का मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। जी। और सर जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे बुक एंड ऑथर्स, कुछ डेट्स, कुछ क्रोनोलॉजीज, तो उनको रिमेंबर करने की कोई टेक्निक है या बार बार रिवीजन से ही होगा, वो कैसे होगा? मैम ये ना एक बहुत बड़ी समस्या है जो सभी स्टूडेंट्स, मतलब एग्जाम में दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो कुछ होते हैं जो थोड़े से रॉट लर्निंग में कंफर्टेबल होते हैं, तो दे कैन इजीली डू इट, ओके। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है सब्जेक्ट की। बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, मैं दो स्मार्ट ट्रिक्स बताता हूँ क्लास में बेसिकली, कि जिनको रॉट लर्निंग में कंफर्ट नहीं है वो कहानी बनाओ। कहानी कैसी बनानी है आपको, कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन है, they are always asking a question कि arrange the following cold war events in a chronology, arrange these particular cold war event and something, okay। now अगर आप सिर्फ event specific याद करोगे नहीं याद होगा, because you don't know the context of that particular thing। तो एक बार कहानी देख लो, जाके एक मूवी देखा कोल्ड वॉर पे, एक वेब सीरीज देखे आइए, तो उससे जब आपको वो रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा ना कि अच्छा ये हुआ था, चलो अब मैं उसके फैक्ट, जैसे मैं बहुत अच्छा छोटा एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स की क्लास में, कि आपके दोस्त है आपका, ठीक है, आप उससे एक बार मिले, हो सकता है आपको उसका नाम पता हो, बर्थडे पता चल गया हो। दूसरी बार मिलोगे, आप उसको आपके उसके फादर का नाम, उसकी मम्मी का नाम, उसके दोस्त का नाम, मल्टीपल चीजें। सो वैसे ही है, किसी थिंकर की बुक्स अगर सीक्वेंस में याद नहीं हो रही ना, तो आप उसको जानो, उस थिंकर से थोड़ा मिलो, उससे दो चार बार बातें करो, मतलब उसका दो चार बार पढ़ोगे, सिर्फ लर्न करने के लिए नहीं, उसको जानने के लिए कि अच्छा तिलक जी कैसे थे, अच्छा औरबिंदो जी क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में, अच्छा एम एन रॉय अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे। जब वो अपनी लाइफ हिस्ट्री पढ़ ली ना, ऐसा क्लिक होता है कि अच्छा इसके बाद ये बुक लिखी, इसके बाद ये बुक लिखी, इसके बाद ये लिखी, याद हो जाएगा। और जो लोग रॉट लर्निंग कर सकते हैं उनका दूसरा तरीका है कि आप लिस्ट बनाइए, और वो चीज़ जो आपको पता है कि एग्जाम में आ सकती है एज पर द प्रिजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, सो आप उनके प्रिज्यूम्पशन बेस्ड क्वेश्चन बना लीजिए। मतलब एग्जामिनर जो सोच, बिकॉज आपको पता है कि एग्जामिनर ये दे रहा है, आपको पता है कि अच्छा वो इस बार उन्होंने फॉर एग्जांपल अंबेडकर के बुक्स को अरेंज द फॉलोइंग बोल दिया, आप नेक्स्ट बार के लिए 3 4 और ऐसे थिंकर जो है, जैसे कि सावरकर की किताबें हैं, दीनदयाल उपाध्याय की किताबें, आप अरेंज करके पहले से बना लीजिए क्वेश्चन को, खत्म का। सो देयर आर टू वेज, जो भी आपको कंफर्ट लगे वैसे आप जा सकते हैं। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी देखने को मिल रहा है कि कुछ यूनिट से बार बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, तो क्या हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए उन यूनिट को फुल्ली इग्नोर करके जा सकते हैं? मैम ये तो हम कभी भी नहीं बोलेंगे। अभी भी जैसे इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया है, मैंने खुद, क्योंकि जो जिस तरीके से अनसर्टेनिटी थी, इस बार मैंने भी फॉर्म भरा कि मैं जाके वहाँ बैठ के देखूंगा कि स्टूडेंट क्या फेस कर रहा है। बिकॉज पिछले 2 बार से उन्होंने यूनिट 7 एंड यूनिट 5 को इतना ज़्यादा फोकस किया कि 50% पेपर, अगर मैं बोलूँ आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 25 क्वेश्चन थे, IR से भी तकरीबन 22 से 24 क्वेश्चन थे, ठीक है।
अब उसमें आपने 50% पेपर तो बाहर डाल दिया, बाकी पबेट को पिछली बार गायब कर देता, बट दिस टाइम दे हैव मेड अ वंडरफुल पेपर। आई वुड मतलब एनटीए को मैं वैसे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता हूँ, बट इस बार फिर भी पेपर बहुत तमीज़ का था, कॉन्सेप्चुअल था, हर एक यूनिट से एक बहुत स्टैंडर्ड पॉलिटिकल थ्योरी से 10 क्वेश्चन थे। मैं तो देख के शॉक हो गया कि चलो भाई, ये थोड़ी सी इज्जत की इन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ऑल्दो पैटर्न वही है, क्रोनोलॉजी and match the following events and everything, but still they are giving some respect to political science. एक बेसिक अप्रोच मैं बताता हूँ, वो अगर आपको यूनिट 7 यूनिट 5 पे फोकस करें तो यू शुड ऑल्सो फोकस दैट, ओके, उसको इग्नोर नहीं करना है, बट बाकी यूनिट को भी एक स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ के जाना है। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी पूरा कवर करने में बहुत बड़ा लग रहा है कि इतनी सारी आइडियोलॉजीज हैं, इतने सारे की कॉन्सेप्ट्स हैं। व्हाट यू कैन डू, हर एक आइडियोलॉजी के एक सेंट्रल आइडिया कि सेंट्रल थीम क्या है, उसके अराउंड ही क्वेश्चन आ जाता है। फेमस थिंकर एंड फेमस बुक्स, खत्म। इसके आगे कुछ चीज वो पूछ ही नहीं पाते। मुझे तो लगता है कि एनटीए के एग्जामिनर या फिर पेपर बनाने वाले भी शायद तक इतना डीपली पढ़ नहीं रहे, नहीं तो अगर पेपर बनाया जाए, अगर 4 स्टेटमेंट लिबरलिज्म पे लिख दिए जाए तो स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाएगी कि इसमें से ये सही है, बट वो सिंपल पूछते हैं, अच्छा दीज आर द कीवर्ड्स, इसमें से कौन सा थिंकर लिबरलिज्म का है, नहीं है। तो फिर उसके लिए आप प्रैक्टिकल मेहनत, स्मार्ट प्ले कीजिए फॉर एवरी टॉपिक, पढ़ के सब कुछ चाहिए। किसी भी यूनिट को मिस करना मतलब वो होता है कि एक सोसाइटी है, आप अपना टाइम खराब कर लोगे, फिर सोचोगे अरे यार इस बार ये छूट गया था। तो हर एक यूनिट को पढ़िए, अगर वो इंपॉर्टेंस किसी को दे रहे हैं तो उसको ज्यादा पढ़िए, बट दूसरी यूनिट को एक स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन पीवाईक्यू ट्रेंड उतना तो कवर करना ही है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपको कितनी टफ लग रही है, बुक्स, ऑथर, की कॉन्सेप्ट्स छोड़ना ही नहीं किसी बार में, दैट्स ऑल। और सर एक लास्ट क्वेश्चन yes. कि क्या ये 6 मंथ्स इनफ है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए? 6 मंथ का मैम ऑब्वियसली मतलब ये तो हर बार का होता है जब भी एग्जामिनेशन आता है। कई बार तो स्टूडेंट्स आते हैं सर 3 महीने में हो जाएगा क्या, 2 महीने में हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन ईच एवरी स्टूडेंट, ओके। 6 मंथ की मैं गारंटी ये भी ले सकता हूँ कि बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, जो बिगनर भी होगा उससे भी हो जाएगा। बस आपको अप्रोच लेकर चलना है 2 तरीके का। एक होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे सिलेबस कवर करना है, ओके। जो कवर करने में लग गया वो क्रैक नहीं कर पाएगा, और जो क्रैक करने के लिए गया वो क्या करता है, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना होता है, ठीक है कि। और उसके लिए सबसे पहली अप्रोच होती है मैम, जो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि तुम 6 महीने बर्बाद कर दोगे अगर तुमने ये 4 दिन बर्बाद नहीं किए। तो पहले 4 दिन क्या करना है, आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, अपने पास रखिए, पिछले 4-5 पीवाईक्यू, 5 साल 10 साल के कोई मतलब नहीं, उतना यूज ही नहीं होता, वो चेंज हो जाते हैं वक्त के साथ में। आप पिछले 5 पेपर उठा के प्रिंट आउट करवा लीजिए या फिर अपने पास लैपटॉप में रखिए, एक एक क्वेश्चन पढ़िए और उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने सिलेबस में मार्क कीजिए कि यहाँ से क्या पूछा, यहाँ से क्या पूछा, यहाँ से क्या पूछा। यू ऑलरेडी हैव अ मिनी सिलेबस, आपका काम खत्म है। अब 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज आपके पास शॉर्टकट पता चलेगा कि उनका दायरा क्या है। अगर वो लिबरलिज्म पे कुछ पूछ रहे हैं तो किस दायरे तक पहुंच सकते हैं, इस बार नहीं पूछा, अगली बार नहीं पूछा। अगर वो मान लीजिए आईपीटी से पूछ रहे हैं तो उनका दायरा क्या है, किसी भी थिंकर की क्या चीज पूछ लेंगे, कॉन्सेप्ट पूछेंगे, लाइफ इवेंट्स पूछेंगे या फिर कुछ पूछेंगे। तो ये जब दायरा आपको, तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर है कि नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे करना क्या है, किस चीज को बार बार करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक सर बता देंगे तो हम पढ़ लेंगे और फिर हम फिर से री अटेम्प्ट देने आ जाएंगे। तो ये काम सबसे पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीचर आपको हर दिन क्लास में बताएगा कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवेल्युएशन आपको खुद समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर को, बिकॉज इट्स अ चेस गेम, वो आपको किसी ना किसी तरीके से परेशान करने का ट्राई करेगा। अगर आप उस शतरंज में उसकी चाल को समझ पा रहे हो कि वो क्या खेल सकता है आपके साथ में, आप पहले से प्रिज्यूम करो, उसकी तैयारी करो। 6 महीने क्या मतलब 2 महीने में, मतलब मैं आपका पर्सनल बता रहा हूँ। मेरा तो पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड अच्छा था, बिकॉज मैं DU से पढ़ा हूँ, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं थी, सब्जेक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा था। लिटरली मैंने 21 दिन पढ़ाई की थी। आई हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन इन जस्ट 21 डेज, बट पहले 4-5 दिन मैंने सिर्फ ये किया, PYQ को। एक मैम और बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमको PYQ को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। PYQ is not for the attempt, they are the clues for solving this crossword puzzle। अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक क्रॉसवर्ड पजल है ना, तो PYQ उसके क्लूज हैं, वो आपको बताएंगे कि ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, यहाँ से इस पे फोकस करो, यहाँ से इस पे फोकस करो। तो PYQ को जितना ज़्यादा बेटर आप एनालाइज करेंगे, अपने सिलेबस को कट शॉर्ट करेंगे, एक मिनी सिलेबस प्रिपेयर कर लेंगे, हर एक टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना लेंगे, देयर इज नो वन हु कैन डिफीट यू, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और उसके बाद पढ़ना तो पड़ेगा, ओके, और वो हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, बट साथ में आप उसको समझते रहिए। जब टीचर्स आपको, जैसे इस गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में भी हर दिन क्लास में टीचर्स आपको बताएंगे, लास्ट मिनट रिवीजन जो नोट्स मिलेंगे उसमें भी टीचर्स आपको बिल्कुल वो सटीक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है वो दिया जाएगा। मतलब कंटेंट के लिए आपको परेशान नहीं होना है, बट एक मेहनत ये जरूर करनी है कि एग्जामिनर के माइंडसेट को जितना समझोगे उतना आसान हो जाएगा और सिलेक्शन की गारंटी भी होगी। एट लास्ट सर आई वांट टू थैंक यू, क्योंकि एग्जाम से पहले जो आप पूरा सीरीज लेकर आते हैं 1 मंथ का, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, वो बहुत हेल्पफुल था। और जैसे ही एग्जाम हुआ आप तुरंत आए और आपने हमारा पूरा आंसर चेक कराया, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब उससे ऐसा लगा, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ एग्जाम अच्छा हुआ है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम, और आपको भी धन्यवाद कि आप यहाँ आए। एंड
दोस्तों ऋचा मैम जो है अक्सर आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा गाइड करती हैं रिगार्डिंग पीएचडी। हम लोग तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में क्लासेस में इतना बिजी रहते हैं कि जो फर्दर आपको सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ओके, आई इवन ट्राई कि मैंने भी इंस्टाग्राम चैनल बनाया कि मैं कुछ गाइडेंस दूंगा, बट इतनी सारी ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतनी सारी क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नोट्स की हैं, मल्टीपल चीज़ें। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि देयर आर स्टूडेंट्स जो कि लगातार आप लोगों को देखकर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेते रहते हैं, आपके जो गाइडेंस मिलते रहता है आपके थ्रू, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank you थैंक so यू much, sir. आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू सो मच।